ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट। नीट 2024 हो चुका है और जैसा एक्सपेक्टेड था कोई भी आउट ऑफ द लीग क्वेश्चंस नहीं आए हैं। अगर टोटल फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें तो 19 क्वेश्चंस अराउंड आए हैं। और अगर आप वेटेज देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज मतलब केमिकल काइनेटिक्स में दिया है। केमिकल काइनेटिक्स से 4 सवाल आ गए। मोल कॉन्सेप्ट से आपके 3 सवाल दे दिया इन लोगों ने। थर्मो से थर्मोडायनेमिक्स से 3 सवाल दे दिया। ठीक है। और अगर आप 12th के फिजिकल केमिस्ट्री की बात करोगे तो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उससे भी 2-2 सवाल आ गए। तो ओवरऑल एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, इजी को पेपर था। 1-2 क्वेश्चन में थोड़े कैलकुलेशन कराए थे, तो होपफुली सभी का अच्छा गया होगा। एंड विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 52। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कन्वर्जन्स दिए हैं, रिएक्शंस दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड पे पूछ रहा है कि उस रिएक्शंस को कराने के लिए कितने फैराडे करंट रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम ए ऑप्शन देखें तो बोल रहा है 1 मोल वाटर का, तो वाटर का ऑक्सीडेशन कराओगे तभी ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। हाफ O2 + 2H+ आयन + 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल को कराने के लिए जैसा कि हम देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, मतलब 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड। तो मतलब फर्स्ट का मैच कर गया आपका सेकंड ऑप्शन। और बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बी में 1 मोल MnO4- चाहिए था। MnO4- जा कहां रहा है? Mn+2 में, ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम में जाता है। AOHC से बैलेंस करेंगे। आप बैलेंस भी करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते थे। चेंज +7 से +2 में जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप AOHC से बैलेंस भी करते तो 4H2O और 8H+ आयन आ जाता। ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन मैच कर गया 5 फैराडे, दैट इज 4th ऑप्शन। तो अब आप इसी से रिलेट कर लेंगे आपका आंसर। आपका आंसर आ गया है सेकंड ऑप्शन, सॉरी 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ए का सेकंड हो गया है और बी का 4th हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री से है वो क्वेश्चन नंबर 59 दिख रहा है। तो क्वेश्चन 59 को देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। किस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी? तो सबसे पहला बोल रहा है कि लिक्विड ए ऑप्शन को देखते हैं। ए लिक्विड इवापोरेट्स टू वाटर। कोई भी एक लिक्विड है और वो इवापोरेट कर रहा है वेपर्स में, मतलब ऑब्वियसली लिक्विड जा रहा है गैसेस फॉर्म में, तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। मैंने बताया था कि जैसे ही टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो एंट्रोपी बढ़ती है। यहाँ पे घटाया है तो एंट्रोपी घटेगी, मतलब सेकंड में तो नहीं बढ़ता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, कोई भी अगर सॉलिड है, सॉलिड अगर गैसेस फॉर्म में कुछ गैसेस लिबरेट हो रहे हैं तो ऐसे रिएक्शंस में आपके एंट्रोपी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। जहां पे बताया था कि डेल्टा Ng पॉजिटिव हो जाए, तो जहां पे डेल्टा Ng पॉजिटिव हो जाए, इस रिएक्शन का डेल्टा Ng अगर आप देखेंगे तो 2 है। ठीक है, तो पॉजिटिव है, एंट्रोपी बढ़ेगी। Cl2 गैस है, Cl2 गैस है और यहाँ पे 2Cl गैस में जा रहा है डी वाले पार्ट में। तो ऑब्वियसली इसमें भी पहले कितने थे? 1 मोल था क्लोरीन, अब कितने मोल हो गए? 2 मोल। तो 2 मोल बना, हालांकि दोनों गैसेस फॉर्म में है, बट मोल इंक्रीज होने की वजह से एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ACD, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड was treated with 25 ml of 0.75 मोलर HCl। मतलब सिंपल आपसे NaOH और HCl का रिएक्शन करा रहा है कि NaOH और HCl NaCl प्लस वाटर। आपको तो ये लिखना भी नहीं था, ये सब चीजें माइंड में चलनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इसका 1 ग्राम दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है 25 ml और 0.75 मोलर। तो आपके और
कहा है कि द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इन द इज इक्वल टू, मतलब आपको एलआर वगैरह के बारे में सोचना नहीं था इस सवाल में, क्योंकि सीधे बोल दिया है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट है, ठीक है। तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं था, सीधे आपको निकालना था कि मास ऑफ, या सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH रिएक्टेड, कितना रिएक्ट किया होगा। अब वो कितना रिएक्ट किया होगा, जितना HCl होगा, HCl कितना है मोल, तो 25 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, ये मोल आ गया। तो मास NaOH का कितना आ गया, मास NaOH का जो रिएक्ट किया है, रिएक्टेड वाले का मास कितना हो गया, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हो 0.75 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 40। अब इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है 0.75 ग्राम। अब स्टार्टिंग में मास कितना था, तो मास लेफ्ट कितना हुआ NaOH का, तो 1 था स्टार्टिंग में और 0.75 आपका ग्राम रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना 0.25 ग्राम, मतलब 250 मिलीग्राम इज योर आंसर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ठीक है। तो इसको भी आसानी से एक सवाल कर सकते थे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल है 64 देख रहे हैं हम लोग। तो 64 क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज n। तो अब चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला है 4u ऑफ, देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 4u ऑफ हीलियम। तो इसका मतलब कि पहले वाले में एक एटम ही है, क्योंकि 4amu एक मास एक एटम का होता है, तो अब उतना बोल रहा है, तो मतलब फर्स्ट में तो एक ही एटम है। दूसरा बोला है 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मतलब 1 मोल हो गए, 1 मोल हीलियम हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है, 2.271098 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है एसटीपी पे, अगर गिवन वॉल्यूम हो तो 2.271098 डिवाइडेड बाई 22.7 लीटर होता है एसटीपी कंडीशन पे, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 0.1, अराउंड आप ले सकते हो 0.1 मोल, ठीक है, हीलियम होगा 0.1 मोल हीलियम। और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं 4 मोल हीलियम, डायरेक्टली बोला है 4 मोल हीलियम, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, सबसे ज्यादा हीलियम नंबर ऑफ एटम्स इसी में होंगे, फोर्थ ऑप्शन में 4 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68 है, जो कि केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है। तो केमिकल काइनेटिक्स में इसमें पूछा है कि ln k और 1/t का प्लॉट आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से कौन सा कंसिस्टेंट है। तो इसमें देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, k बराबर a e टू द पावर माइनस ea अपॉन RT। तो आप लॉग ले लीजिए दोनों साइड, तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea अपॉन RT। तो अब अगर हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे ln k का और 1/t का, तो ये बिल्कुल इस टाइप से आ जाएगा विद नेगेटिव स्लोप। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, ठीक है। तो एक इजी को क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा हो गया है क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है एक रिएक्शन दिया गया है कि 2a से कहां जा रहा है, b प्लस c में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे Kc की वैल्यू दी हुई है,
ठीक है। एट अ गिवन टाइम बोल रहा है कि कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर्स इज दिस, कंपोजिशन दिया हुआ है, तो मतलब किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे आप क्यूसी निकाल सकते हो इसका, QC, and what will be the QC? That way is equal to concentration of B into concentration of C divided by concentration of A का whole square. But this is at any moment of time, ठीक है। और at any moment of time का अगर आप वैल्यू डाल दोगे कि B का कंसंट्रेशन 2 into 10⁻³ into C का कंसंट्रेशन, अगेन ये आपको दिख रहा होगा, ये सब कैलकुलेशन मेन एग्जाम में करने की जरूरत नहीं थी, बट मैं एक बार लिख दे रहा हूँ इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये कट के 1 आ गया, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि QC और KC की वैल्यू दी हुई है 4 into 10⁻³, तो QC इज ग्रेटर देन KC। मैंने बताया था कि जब QC बड़ा होता है KC से तो रिएक्शन विल मूव इन, रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ऑप्शंस देख लेते हैं। रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर 75, ठीक है। 76 एक बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा थर्मोडायनेमिक्स से, सीधा सीधा मैच कराना था। आइसोथर्मल प्रोसेस है ए साइड पे, तो आइसोथर्मल दैट इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब फर्स्ट का सेकंड मैच कर रहा है, फर्स्ट का सेकंड मैच कर रहा है। आइसोकोरिक दैट इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बी का थर्ड मैच कर रहा है। आइसोबारिक दैट इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब सी का फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। और डी का फर्स्ट ऑप्शन एडियाबैटिक, नो हीट एक्सचेंज इज अलाउड, सो करेक्ट आंसर फॉर 76 इज थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला सवाल पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। Kp और Kc का इक्वल नहीं है, तो हमने क्या सीखा है, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पे पावर डेल्टा Ng, और बोला कि अगर डेल्टा Ng जीरो हो जाए, डेल्टा Ng अगर जीरो हो जाए तो हमारा Kp विल बी इक्वल टू Kc। अब फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डेल्टा Ng जीरो है, इसके लिए भी जीरो है, इसके लिए भी देखेंगे प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल, रिएक्टेंट साइड पे भी 2 मोल। सेम केस विद द थर्ड ऑप्शन आल्सो, लेकिन फोर्थ केस में देखेंगे कि डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है 1, तो मतलब फोर्थ केस में Kp Kc के बराबर नहीं है, क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आई है 1, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहा है कि विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। इनमें से आइडेंटिफाई करना था कि किसमें रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो मुझे जनरली बताया था मैंने कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाए, फटाफट आपको दिख रहा होगा बैरियम सल्फेट, ठीक है। बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, NaCl। बाकी बाकी तीनों ऑप्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन का चेंज हो रहा है, या तो सभी में पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन तीनों रेडॉक्स रिएक्शंस है, और सिंपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। आयन एक्सचेंज हो रहा है सिर्फ थर्ड ऑप्शन में, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। मतलब बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर आपको टिक करना चाहिए था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में बोल रहा है, हेनरी लॉ से एक सवाल पूछा गया है। हेनरी लॉ क्या होता है, तो बताया था कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर की अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा KH का वैल्यू होगा उतना ही कम होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मतलब अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज लेस। सिंपल बात बताई गई। अब यहां पे आपको KH वैल्यू देख लो गैसेस का। KH वैल्यू आपने क्या देखा कि सबसे ज्यादा किसका है, तो A का है, फिर तो आप देखेंगे कि C का है, और फिर D का है, ठीक है। KH वैल्यूज गिवन है, यहां से देख लिया।
तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आप डायरेक्टली अरेंज कर देंगे कि दिस विल बी द जस्ट रिवर्स ऑफ द केएच वैल्यू। तो बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा और फिर ए आ जाएगा। सो बी सी ए, आई मीन फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक एक्टिवेशन केमिकल काइनेटिक्स से अगेन पूछा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। देखिए इस पे एक और सवाल पूछा हुआ था और बिल्कुल एक ही चीज पे दो सवाल पूछ लिए इन लोगों ने कि हम लोग जैसे ln k2/k1 लिखते हैं इज इक्वल टू EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। इफ एक्टिवेशन एनर्जी इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो अगर आपको रेट कांस्टेंट पता हो दो टेम्परेचर पे और T1 T2 पता है, रेट कांस्टेंट का रेशियो आ गया, R की वैल्यू पता ही है, तो आप फटाफट आप EA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगला एक और सवाल पूछा हुआ है इसी पे और जस्ट इसी से एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन कराया हुआ। तो एक ही पेपर में एक ही कॉन्सेप्ट पे दो सवाल पूछ लिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लेते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 83 तो बोला है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 फॉर हीलियम आयन इज -x जूल। तो एनर्जी E1 हीलियम प्लस आयन के लिए तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो -13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाई एन की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर यही है। नाउ दिस विल बी कमिंग इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बट अंडरस्टैंड इसको इसने रिलेट करके ये क्या बोल रहा है, -x जूल बोल रहा है। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे ये किसके बारे में बात कर रहा है, E2 की बात कर रहा है, ये बेरिलियम +3 के लिए। तो उसके लिए क्या करोगे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर तो 4 स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर हो गया। तो यहां से भी ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 13.6 इंटू 4, मतलब ये दोनों, ये भी तो -13.6 इंटू 4 ही था। तो मतलब अगर इसको -x बोल रहे हो तो आपको इसको भी क्या बोलना पड़ेगा, -x जो। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, पहले तो बिफोर वी स्टार्ट, I इज इक्वल टू CRT पता हुआ है। ICRT इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो हम लोग I की वैल्यू जनरली 1 लेके सॉल्व कर देते हैं। द प्लॉट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन, पाई और C का प्लॉट। तो अगर पाई और C का प्लॉट करोगे आप तो स्लोप किसका होगा, y इज इक्वल टू mx। तो आप ऐसा लिख सकते थे, आप इसको बिल्कुल y इज इक्वल टू mx से रिलेट कर सकते थे कि y ले सकते थे और c का प्लॉट है तो rt इंटू सी लिख सकते थे एंड दैट विल बी योर x। तो dy बाई dx जो कि आपका स्लोप होगा वो rt के बराबर आ गया। अब स्लोप किसके बराबर दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप ऑफ 25.73 लीटर बार पर मोल। आप देख सकते हो कि अगर आपको यूनिट में भी कंफ्यूजन हो रहा था तो आप यूनिट भी कैलकुलेट करके देख सकते थे कि लीटर बार पर मोल केल्विन इनटू टेम्परेचर आपका केल्विन में था, तो केल्विन केल्विन कैंसिल होके आपका लीटर बार पर मोल आपका ये यूनिट आ जाता। तो आप इसको R की वैल्यू 0.083 इंटू टेम्परेचर कैलकुलेट करना था और डिवाइड इज इक्वल टू 25.73। तो यहां से टेम्परेचर आ जाता आपका केल्विन में और ये कैलकुलेट होके 310 केल्विन आ रहा है। 310 केल्विन आ रहा है, मतलब इसको -273 कर देंगे। 310 जो है कोई केल्विन कोई ऑप्शन नहीं है, 310 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, देखिए तो ये 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा।
37 डिग्री सेल्सियस फाइन, hence fourth option is the correct option. ठीक है, अगला एक सवाल पूछा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन नंबर 90 देख ले रहे हैं, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्क ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल, एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, आप सीधा करेक्ट सीधे मार सकते हो आप बिना पेन उठाए, बट लेट्स चेक द ऑप्शंस। ठीक है, नेगेटिव ऑप्शंस इन्होंने एक ही ऑप्शन दिया है, ठीक है, और एक्सपेंशन प्रोसेस, तो सीधा आप आंसर कर सकते थे बिना कुछ भी हिट किए हुए, बट फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कि 90 क्वेश्चन को देख लेते थे। वर्क डन इन द केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में माइनस nRT ln V2/V1 बोलते थे, लेकिन यहाँ पे प्रेशर का डेटा दिया हुआ तो यहाँ पे P1/P2 बोलते हैं। ठीक है, तो माइनस n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, R की वैल्यू दिया हुआ है, कैलोरी में कैलकुलेट करना है तो R की वैल्यू हमने 2 ले लिया, और टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 298 केल्विन ले लेंगे, और ln P1/P2 स्टार्टिंग प्रेशर इज 20 और बाद का प्रेशर इज 10। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ln है, लॉग की कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते थे, -2 × 298 × 2.303 log 2, अब डायरेक्टली ln 2 की वैल्यू 0.7 के आसपास आप ले सकते थे, ठीक है, 0.693 ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट फर्स्ट एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलोरीज में ही आर की वैल्यू हमने कैलोरी में ऑलरेडी ले रखी है, तो यू विल गेट दिस मच कैलोरी। log 2 की वैल्यू 0.3, आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे, log 2 की वैल्यू 0.3 लेके कैलकुलेट कर सकते थे, तो यू विल गेट फर्स्ट एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा गया वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 93 हम लोग देख रहे हैं। 93 में क्या कह रहा है कि फैराडे लॉ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मास ऑफ ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग दिस मच करंट थ्रू अ वोल्टमीटर कंटेनिंग अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकंड और गिवन है मोलर मास 63। तो आप देखिए डिपोजिशन का बात कर रहा है, मतलब कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जा रहा होगा, है ना। और मैं अगेन बार बार ये सब बातें क्लास में भी बोलता था कि ये सब रिएक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉपर +2 है, n फैक्टर 2 है, तो आप फटाफट लगा सकते थे कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू IT/96500। करंट एफिशिएंसी दिया नहीं है, 96500 की जगह पे देखो यहाँ पे 1 फैराडे की वैल्यू दी हुई है यार, फिर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, ठीक है। तो 96487 दिया हुआ है, ठीक है। n फैक्टर 2 मास इन ग्राम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास 63 दिया हुआ है, ठीक है। और I की करंट की वैल्यू है 9.6487 इनटू टाइम है 100 सेकंड डिवाइडेड बाय 96487। अंडरस्टैंडिंग ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुल रहना था, नीचे ऑप्शन गिवन दिया हुआ था 1 फैराडे इज 96487, ठीक है। राउंड ऑफ करके हम लोग 96500 ले लेते थे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो W की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपका 0.315 ग्राम। इसको सॉल्व करके आई मीन फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 95। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखिए रिएक्शन दिया हुआ है, पहले रिएक्शन अगर दिया हुआ है तो, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मतलब आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते थे, केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे आप सीधे पहले इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देख के वो इनडायरेक्टली आपको केसी बता रहा है,
आप केसी तो कैलकुलेट कर ही सकते थे। केसी की वैल्यू क्या कैलकुलेट करते कि N2 की कंसंट्रेशन इनटू O2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NO की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। अब N2 की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 3 × 10⁻³ और O2 की 4.2 × 10⁻³ और डिवाइडेड बाय NO की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर मतलब 2.8 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 × 42 ले लेते हैं, इधर 28 कर लेते हैं, इसको 2.8 कर लेते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1.6। ठीक है, इसको सॉल्व किया, इसको 1.6 आ गया। अब बोल रहा है कि अगर हम 0.1 मोल ले जाए, अब आगे क्वेश्चंस प्रोसीड करता है। इतना डेटा तो इनडायरेक्टली बोला कि आप कैसे निकालो। अब क्या बोल रहा है कि 0.1 मोल NO का लिया है, मतलब रिएक्शन सब एक बार लिख लेते हैं कि 2NO से N2 और O2 में जाएगा। तो बोला है 0.1 मोल लिया है, तो 0.1 जैसे हम लोग करते थे C - C अल्फा, है ना। अल्फा क्या है, मैं बार बार पूछता भी था कि अल्फा क्या है, 1 मोल में कितना मोल टूटा, तो 0.1 मोल में कितना टूटेगा, तो 0.1 × अल्फा, है ना। बार बार ऐसे ही रिलेट करता था। ठीक है, यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ गया। अब आप डेल्टा NG 0 लिख रहे हो, तो जैसा मैं क्लास में बोलता था कि मोल वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा NG 0 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डेल्टा NG क्या है, 0। अगर डेल्टा NG 0 हो गया तो आपका सीधे मोल वाला एक्सप्रेशन ही केसी के बराबर होगा। तो मोल वाला एक्सप्रेशन लिख दो, 0.1/2 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस 0.1 अल्फा का होल स्क्वायर। केसी की वैल्यू है 1.6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू, अगर 0.1 दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, दैट विल बी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई 6.4 प्लस 64 अपॉन 10 अंडर रूट 8/10। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते थे इसको कि अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज नथिंग बट 8 अपॉन √10 करके सॉल्व कर सकते थे आप, है ना। यू विल सॉल्व दिस एंड यू विल गेट अल्फा एज 0.716 आई थिंक, इतना आ रहा था, है ना। और हमारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन है 0.717। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन, दैट इज 0.717। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस करा दिया, इतना ज्यादा भी कैलकुलेशन नहीं था, बट आप बिल्कुल आसानी से। और देखिए, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इतना भी बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है। अगर आप एक डिजिट को पकड़ लोगे तो आप बिल्कुल आप अटेम्प्ट कर सकते थे फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है रेट कांस्टेंट। वही बोला था, एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशंस कराया था, जैसा कि मैं बात कर रहा था पिछले वाले सवाल पे। ठीक है, इसी पे एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन कराया। ठीक है, तो एक बार करते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन quadruples when becomes 4 times. ठीक है, when temperature changes from 27 degrees Celsius to 57 degrees Celsius. अब देखते हैं। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करना है तो हम लोग सीधे लिखेंगे ln K2/K1, जैसा कि मैं इक्वेशन लिखा था वहां पे, इज इक्वल टू EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहाँ पे इसको लिख सकते थे 2.303 log K2/K1 का वैल्यू दिया हुआ है 4। ठीक है, इज इक्वल टू EA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, डिवाइडेड बाई R 1/T1, T1 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और डिवाइडेड बाई 57 डिग्री सेल्सियस मतलब 330 केल्विन। ठीक है, तो अब यहां से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते थे हम लोग। 2.303 log 4 की वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है आपको 0.6021 इंटू R की वैल्यू ध्यान देंगे कैलोरी में दिया हुआ है, ऑप्शंस भी सारे जूल्स में दिया हुआ है, तो ऑप्शन भी सारे जूल्स में।
तो 8.314 और इनटू इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ऊपर 30 और नीचे 300 इंटू 330, तो ये बेसिकली 30 कैंसिल हो जाएगा, 3300, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक ये आ रहा था 38037 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इसको राउंड ऑफ करके ये 38.04 किलो जूल पर मोल आप लिख सकते थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 100 है। लास्ट सवाल देखते हैं। एक मोल कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया इन्होंने। तो बेसिकली परसेंटेज दिया हुआ है, एक कंपाउंड एक्स है, कंपाउंड एक्स दिया हुआ है। अब कंपाउंड एक्स का ये परसेंटेज दिया हुआ है, तो बेसिकली मास दिया हुआ है। मास का रेशियो क्या होगा? और मास का रेशियो एक बार देख लेते हैं। इसका मास रेशियो दिया हुआ है, कौन कौन एलिमेंट्स है, ए बी और सी है, 3 एलिमेंट्स हैं। तीनों के मास, एक का दिया हुआ है 32, तो बी का दिया हुआ है 20। तो आप सी का कैलकुलेट कर सकते हो। सी का इन दोनों के सम से माइनस कर, 100 से माइनस कर दीजिए, तो आपका आ गया 48, ठीक है। और ये मास हो गया। तो मोल आप कैलकुलेट कर सकते थे। मोल कैसे कैलकुलेट करते? तो मोल गिवन मास 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास ए का 64, इसका 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास 40 और इसका 48 डिवाइडेड बाय मोलर मास 32। तो आपकी ये वैल्यूज आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते थे। ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2 और 48/32 आपका 3/2 आ गया, ठीक है। अब डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो, है ना। डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल अगर करेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 1, ये भी 1 और ये आ जाएगा 3। तो मतलब करेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी A1 B1 एंड C3, मतलब A B एंड C3, ठीक है। तो बच्चों ये पूरे टोटल फिजिकल केमिस्ट्री पेपर हो गया। होपफुली आप लोग का अच्छा गया होगा। थैंक यू।